हेलो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर लेक्चर नंबर 11 ऑलमोस्ट आपका कैपेसिटर कंप्लीट हो चुका है। आज इसको यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। और इससे पहले जो अपने पढ़ा था इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो ये ध्यान रखें जो कैपेसिटर का लास्ट टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। और पुराने जो एग्जाम थे उसमें कैपेसिटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी आपको यूज होता है और आगे जाके आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे तो वहाँ पर एक इंडक्टर आएगा, उसके साथ भी कैपेसिटर यूज किया जाता है। तो जहाँ तक है कि आपको इनके सर्किट सोल्व करने आने चाहिए, खास करके आरसी सर्किट। आरसी सर्किट के लिए भी जो लास्ट ईयर क्वेश्चन थे या जैसे आते हैं उसके अकॉर्डिंग एक लेक्चर बनाएंगे आपके लिए, है ना। तो वहाँ पे देखिए आरसी सर्किट की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे मेंस लेवल पे और एडवांस पे भी। अब इसमें आपके पास दो टॉपिक बचते हैं। जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि आपका जो कैपेसिटर है अपन ने मेन पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, लेकिन स्फेरिकल कैपेसिटर्स जो कहा था कि अगर आप स्फेरिकल कैपेसिटर बनाना चाहते हो तो बनने में तो वो भी बनते हैं पर उनका अरेंजमेंट थोड़ा अलग होता है, ठीक है ना। तो वो अरेंजमेंट कैसे है या उन्हीं को आज अपन डिस्कस करेंगे। आपके पास है फर्स्ट स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर किस तरीके से बनाया जाता है, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम के अंदर बोर्ड लेवल पे स्फेरिकल कैपेसिटर्स के लिए। तो स्फेरिकल कैपेसिटर्स में होता क्या है कि आपके पास दो शेल्स होती हैं, ठीक है ना। इस तरह से दो शेल्स हैं। जैसे शेल्स का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने पढ़ा था होलो कंडक्टर या होलो स्फीयर, लेकिन उसकी जो थिकनेस है वो क्या होती है, नेग्लेजिबल है आपके पास, ठीक। अब यहाँ पर आप करते क्या हो कि इसके अरेंजमेंट को आपको एनर्जी को कन्फाइन करना है, यानी कि फिक्स रीजन के अंदर चाहिए, ठीक। और वहां पर अपन ने कंडक्टर्स के केस में अगर किसी एक कंडक्टर पे चार्ज दे रखा है तो दूसरे पे कितना चार्ज डेवलप होता है। तो सपोज करिए आपके पास इस तरीके से दो कंडक्टर दे रखे, इसके रेडियस r1 और इसके रेडियस क्या मान लिया आपने r2। मान लीजिए इनिशियल इस पर चार्ज q था, तो इंडक्शन की वजह से इस पर चार्ज कितना आ जाएगा -q, क्योंकि लाइंस जो आपके पास एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी यहाँ से और टर्मिनेट होनी चाहिए इस वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पर +q है तो यहाँ पर -q चार्ज इंड्यूस होता है और यानी कि आपका जो फील्ड है इसी के अंदर है। लेकिन अब करते क्या इसके अरेंजमेंट में, आप क्या करते हो, बाहर वाला शेल है इसके साथ एक की लगा के आपने इसको ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने से क्या होगा, जैसे आप इसको ग्राउंड करोगे इस वाले सेक्शन पर जो आपको दिख रहा है बाहर वाला, इसका पोटेंशियल, जैसे अर्थ का पोटेंशियल अपन 0 ज्यूम करते हैं तो इसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो अलग आती है। तो अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए आपके पास अर्थिंग करने के बाद इस पर चार्ज कितना आ गया, Q आ गया। तो आपकी जो डेरिवेशन है उसमें आपको लैंग्वेज क्या लिखनी है, कंसिडरिंग टू स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2, इनर शेल हैविंग चार्ज +q, or after grounding the outer shell let potential on outer shell will be 0, let q be the charge induced after grounding, यानी कि q चार्ज आपका जो इंड्यूस हो रहा है किसके बाद, ग्राउंड करने के बाद, है ना। ये चीजें आपको सबको लिखनी पड़ेगी। अब देखिए, तो आप ऐसा नहीं कि इसमें वाले को ग्राउंड करें, आप चाहे तो इनर वाले शेल को भी ग्राउंड कर सकते हो। तो कोई जरूरी नहीं कि आपकी जैसी इच्छा है कि आप बाहर वाले को ग्राउंड करना चाहते हैं तो बाहर वाले ग्राउंड कर लीजिए और इनर वाले शेल्स को ग्राउंड करना चाहते हैं इनर वाले शेल को। तो होगा क्या उससे, केवल कि आपका जो जिस शेल को आप ग्राउंड करोगे उसका पोटेंशियल क्या आ जाएगा 0। तो सबसे पहले इस Q की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या होगा, इस वाले शेल के लिए पोटेंशियल लिखेंगे, यानी कि आउटर शेल के लिए, फॉर आउटर शेल जो आपका पोटेंशियल है वो कितना होना चाहिए 0, यानी कि B की वैल्यू देखते हैं यहाँ पर कितनी आएगी KQ/R2, ठीक है क्या, प्लस KQ/R2, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आपके पास Q की वैल्यू आ गई वो आएगी -Q। Q की वैल्यू कितनी आ गई -Q, ठीक है ना। कैसे लिखा पोटेंशियल पे, जिस वाले को इस वाले पे निकालना है। तो इनर चार्ज के लिए तो क्या होता है आपका जो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है इस तरह से जो चार्ज दे रखा आपके शेल का। तो आउटर पॉइंट के लिए तो अगर आप पोटेंशियल निकालते तो क्या ज्यूम करते थे वहां पे कि चार्ज को इसके सेंटर पे मान लो और पोटेंशियल होता था KQ/R। तो यहाँ पर R की जगह कितना है R2, है ना, और आउटर के लिए KQ/R2 है इसे। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ गई -Q आ गई, ठीक। अब इनर शेल के लिए पोटेंशियल निकालते हैं और इनर शेल जो आपका पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा, इस पे चार्ज Q है, इसमें कितना Q, उसकी वैल्यू कितनी है -Q के बराबर। तो क्या होगा आपके पास KQ बाय आपके पास कितना हो जाएगा R1 माइनस KQ/R2, ठीक है ना, KQ/R2।
ध्यान देखो वापस अपन ने यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी ऐड होती है, तो के क्यू बाई आर वन प्लस के क्यू बाई आर टू, इस क्यू की वैल्यू माइनस क्यू पुट कर दिया। आप चाहे तो दो स्टेप में लिख सकते हो इसको, चाहे तो यहाँ पर क्यू लिख लो। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास, v बराबर के क्यू अपॉन आर वन माइनस के क्यू अपॉन आर टू। तो यहाँ से के क्यू तो कॉमन आ गया, आपके पास बचेगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। तो सोल्व करोगे तो v की वैल्यू आ गई आपके पास के क्यू आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन आर टू। तो ये आ गया आपके पास पोटेंशियल। तो आपके पास c क्या होता है, c बराबर होता है q बाई v। तो q की वैल्यू है आपके पास, यहाँ से अगर मैं q बाई v निकालूं यानी कि इस वैल्यू को इधर ले जाए अपन, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, q अपॉन के क्यू आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन आर टू। तो q से q कैंसिल आउट, तो आपका जो कैपेसिटेंस आ गया वो आएगा आपके पास C इज इक्वल टू के की वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नोट, तो यहाँ पर ऊपर जाएगा तो फोर पाई एप्सिलॉन नोट आर वन आर टू अपॉन आर टू माइनस आर वन। तो ये है स्फेरिकल शेल का कैपेसिटेंस आपके पास। अगर आपके पास स्फेरिकल शेल्स है तो उसका जो कैपेसिटेंस आता है फोर पाई एप्सिलॉन नोट आर वन आर टू अपॉन आर टू माइनस आर वन, ये है। ठीक, तो ये डेरिवेशन आपके लिए ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, और आपको लैंग्वेज लिखनी है कि आपने क्या क्या कंसीडर किया है। कंसीडरिंग टू शेल्स हैविंग रेडियस r1 और r2, ठीक है। और जो आपके पास ये q है, तो इनर शेल पे चार्ज कितना है q, तो आफ्टर ग्राउंडिंग चार्ज ऑन आउटर शेल लेट स्मॉल q। तो इस आउटर शेल पर जैसे आप ग्राउंड करोगे तो आपका पोटेंशियल इस वाले पे कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो पोटेंशियल की इक्वेशन से अपन ने सोल्व किया, तो यहाँ से आउटर चार्ज की अपने क्या मिल गई, चार्ज की आउटर शेल के लिए चार्ज की वैल्यू मिल गई, और इनर चार्ज के लिए अपन यहाँ पर पोटेंशियल लिख लिया। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई आपके पास, और कैपेसिटर की डेफिनेशन से आपके पास c की वैल्यू आ गई। ठीक, इसलिए ज्यादा कोई खास नहीं, आपको केवल पोटेंशियल के कंसेप्ट को यूज करना है। नेक्स्ट जैसे अपन मान लीजिए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, आपका जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है वो किस तरीके से, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इसके केवल डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स का मतलब वही, दो अपन ने होलो सिलेंडर ले लिए इस तरीके से, ठीक। ये हो गया आपका, मान लीजिए इनर रेडियस r1 और आउटर रेडियस r2, ठीक है। इनफाइनाइट के मानते चलते हैं, या फिर लेंथ ले लें इसकी l है, मान लीजिए लेंथ कितनी है l। तो इस वाले के लिए जो कंडक्टर्स होते हैं सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स, यहाँ पर कैपेसिटर की जगह निकाला जाता है कैपेसिटर पर यूनिट लेंथ। क्या निकाला जाता है, कैपेसिटर पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। और चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं अपने पास कितनी है इसकी, लैम्डा, ठीक है। बाहर वाले को मान लिया आपने ग्राउंड कर दिया, तो आपके पास लैम्डा क्या है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। आपके पास डेफिनेशन क्या होती है कैपेसिटेंस की, Q बाई वी, ठीक है। क्या होती है, Q बाई वी, और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा L इंटू बी। अगर इसकी लेंथ L है तो यहाँ से C आ गया आपके पास, C बाई एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई वी, ये हो गया, ठीक। तो ये चीज कहलाती है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। ध्यान रखना, इसके लिए जो कैपेसिटेंस है वो लेंथ की टर्म में निकाला जाता है, ठीक है ना। अब आपको निकालना है पोटेंशियल, क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, आप जानते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और पोटेंशियल होता है, तो उसमें रिलेशन जो है आपके पास dv बराबर क्या होता है, इंटीग्रल E डॉट dr माइनस का E डॉट dr। अब आप मान लीजिए इस वाले ग्राउंड पर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी भी, जैसे मान लीजिए जनरल एक्स पे निकाल लिया, किसी भी जनरल पॉइंट एक्स पे निकाल ली, तो आपके पास जो dv हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E की वैल्यू क्या होती है, अगर मान लीजिए इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, तो ये जो आपका सिलेंडर है कैसे बिहेव करेगा, प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा, और उसकी वजह से जो फील्ड आता है वो आता है 2k लैम्डा बाई d। लेकिन d की जगह अपने पास क्या है, यहाँ पर x है, और dr की जगह मान लीजिए आपके पास dx, ठीक है ना। dr की जगह क्या होगा भाई आपका x, और उससे डिस्टेंस छोटी सी dx पे अपन क्या कर रहे हैं, इसके लिए फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर एक तो x हल्का सा, उससे x प्लस dx पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो आपके पास जो पोटेंशियल हो जाएगा वो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसको आप नेट पोटेंशियल निकालोगे तो लिमिट लगा लेते हैं, तो आपका नेट पोटेंशियल आएगा, नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, dv इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस ई डॉट, सॉरी ई की वैल्यू है आपके पास
2k लैम्डा अपॉन x dx, ठीक है। इसकी लिमिट अंडर रेडियस r1 और आउटर r2। तो v बराबर आ गया 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है और लैम्डा कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा ln x, लिमिट r1 से r2 माइनस, तो आपके पास क्या हो गया 2k लैम्डा ln r2 अपॉन r1, ठीक है। v की वैल्यू कितनी आ गई 2k लैम्डा ln r2 अपॉन r1, ठीक, माइनस। हालांकि जो माइनस है आपके पास ये क्या बता रहा है पोटेंशियल की, अपने को तो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड लेना है, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप, जैसे dv की बात किया आपने तो dv का होगा v2 माइनस v1 होगा, v2 माइनस v1, तो v2 माइनस v1 करोगे तो v2 क्या आपके पास 0 है क्योंकि ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, तो इस माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं ले जाता। अगर आप इस माइनस को कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो v2 माइनस v1, और v2 की वैल्यू कितनी है 0, तो आपके पास माइनस है माइनस कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ गई आपके पास 2k लैम्डा ln r2 अपॉन r1। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा इस वाले का लैम्डा बाई v, कैसे निकालना अपने को लैम्डा बाई v से, ठीक। तो यहाँ लिख देते हैं, तो कैपेसिटेंस हो गया आपके पास C बाई एल इज इक्वल टू हो गया लैम्डा अपॉन v, v की वैल्यू कितनी है आपके पास 2k लैम्डा ln r2 अपॉन r1, तो यहाँ से C बाई एल हो गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट 1 अपॉन 2k, k की वैल्यू अगर आप चाहे तो पुट करना चाहते हो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा आपके पास, नीचे रह गया 2 ln r2 अपॉन r1, तो ये बच गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r2 अपॉन r1, ठीक है क्या। तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ इसके लिए निकाला जाता है, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलिंड्रिकल स्फेरिकल कैपेसिटर पूछा जाता है, और उसी के क्वेश्चंस आते हैं। जेईई मेंस की बात करें तो क्वेश्चंस आए उस वाले से कि आपको अलग अलग, मान लीजिए एक कैपेसिटर दे दिया, एक कैपेसिटर इस तरीके से कंडक्टर बना के यहाँ पर ग्राउंड कर दिया, एक वाले को बाहर ग्राउंड कर दिया, और एक में आपके पास कुछ इसी तरीके से थे, 4 होलो कंडक्टर्स टाइप बना रखे थे, उसमें पूछा था मैक्सिमम कैपेसिटी किसकी आएगी। तो आपको जैसे मैंने कहा अभी अर्थिंग अंदर कर रखी हो बाहर कर रखी हो, आपका सोल्यूशन दोनों तरह से आएगा। आपको चेक करना है कि चारों की डिजिट चारों की न्यूमेरिकल वैल्यू या चारों का कैपेसिटेंस निकालना और चेक करना था कि किसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो ये तो थे आपके पास बेसिकली जो कैपेसिटर के मेन टॉपिक्स थे, कि यहाँ पर आपके पास कैपेसिटर का लास्ट डेरिवेशन भी कह सकते हैं इनको। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक की। अगर आपका डाइलेक्ट्रिक वेरिएबल है, अभी तो अपन कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे, ठीक है ना। और एक और चीज आती है इसमें छोटी सी, जिसको कहते हैं लीकेज करंट। क्या होता है लीकेज करंट? लीकेज करंट का मतलब क्या, सुनिए ध्यान से, कि अगर मान लो आप कोई भी कैपेसिटर परचेज करते हो इनिशियली, मान लो वो चार्ज है आपके पास, ठीक। आप उस कैपेसिटर को लाके आप घर पे रख दो, तो 3 या 4 दिन बाद यूज करोगे तो आपका कैपेसिटर क्या होता है, डिस्चार्ज होता है अपने आप ही। तो डिस्चार्ज क्यों होता है कि कहीं ना कोई तो कोई रेजिस्टेंस आया होगा, तो वो जो टाइम पीरियड है जिसमें उसको आपने यूज नहीं किया और उसमें जो आपके पास जो चार्ज स्टोर था वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि उसकी एनर्जी खत्म हो रही है। तो जो उस टाइम पर डिस्चार्ज होगा तो फिक्स है कि एनर्जी बाहर जानी, तो कोई ना कोई करंट फ्लो करेगा, और करंट क्यों फ्लो करेगा कि सर्किट का में सॉरी उस कैपेसिटर में कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। अब वो रेजिस्टेंस होता कैसे, देखो ध्यान से, या सिंपल बोल दो लीकेज करेंगे। लीकेज यानी कि जब आपका कैपेसिटर आइडियल कंडीशन पे है, यानी कि आप मार्केट से लाए, चार्ज करके लाए थे और रख दिया, उसको यूज नहीं किया, तो आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, और आपको ये चीज़ें पता भी है, अपन नॉर्मली ऑब्जर्व भी करते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया आपके पास कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ तो कोई ना कोई मटेरियल फिक्स है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए है, तो अगर मटेरियल है तो फिक्स इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, और उसकी वैल्यू तो रो एल बाई ये रेजिस्टेंस होता है आपके पास। अगर रेजिस्टेंस है तो फिक्स है, कोई ना कोई करंट फ्लो भी करेगा यहाँ से, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर अगर चार्ज है तो इसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल भी होगा, तो आर की वैल्यू होगी रो एल बाई। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए अगर कैपेसिटेंस निकालें तो होती के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है क्या। अब इस वाले करंट की बात करते हैं, आपके पास क्या होगा जब कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, मतलब करंट की वैल्यू टाइम के साथ कम होती रहेगी। तो अगर आप इस इक्वेशन को याद करें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले की, तो फ्रॉम डिस्चार्जिंग इक्वेशन, अगर आपको कैपेसिटर आपने क्या किया था डिस्चार्जिंग सर्किट पढ़ा था, उसके अंदर आपको करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी और चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी लिखा था। तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई बराबर आई नॉट या आई मैक्स, ठीक है ना, आई मैक्स
e की पावर माइनस टी बाई आर सी, ये इक्वेशन थी। और q की वैल्यू क्या थी, q बराबर q मैक्स e की पावर t माइनस आर सी। ठीक, तो आपके पास करंट भी है और आपके पास चार्ज भी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से आर सी की वैल्यू निकालूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू आर सी की, तो आर की वैल्यू तो है रो एल बाई ए और सी कितना है के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और डी का मतलब आपके पास जो डी है और एल, तो लेंथ होगी आपके पास एल, तो एल बराबर क्या है यहाँ पे डी है, तो अपन इसको लिख देते हैं रो डी बाई ए, है ना। अगर ये सेपरेशन कितने का है, डी का है, तो ठीक है, तो यहाँ से डी, तो डी से डी कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, तो आपका जो आर सी आ गया वो हो गया आपके पास रो के एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जो आर सी फैक्टर आ रहा है, आर सी फैक्टर आ रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन है आपके पास। तीनों क्वांटिटीज है आपके पास, वह तीनों प्रॉपर्टीज है इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शंस या डायमेंशंस। ना डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है आर इंटू सी का, यानी कि जो आपके पास क्या है, इसको क्या बोलते हैं टाइम कांस्टेंट को। तो आर सी फैक्टर आ रहा है इंडिपेंडेंट हो रहा है डायमेंशन, यानी कि आपका कैपेसिटर कैसा भी हो, अगर आपका कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है और आप उसको यूज नहीं करते तो फिक्स है वो डिस्चार्ज होगा। ठीक है, उस डिस्चार्जिंग करंट को क्या बोलते हैं, लीकेज करंट। ठीक है ना, कोई डेरिवेशन नहीं है, न्यूमेरिकल्स आते हैं लीकेज करंट के, भाई आपको कोई भी कैपेसिटर देता है उसके लिए डेटा गिवन होता है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेता है कि बताइए जो भी कितना टाइम बाद या इसके लिए लीकेज करंट निकालिए, लीकेज करंट की बात करेगा तो ये इक्वेशन बतानी है, यानी कि 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद जो भी, या चार्ज की वैल्यू पूछता है कि कितने टाइम बाद कितने चार्ज की वैल्यू होगी, तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे, है ना। तो ध्यान रखें कि कोई डेरिवेशन नहीं, कंसेप्ट है लीकेज करंट का, कि अगर आप कैपेसिटर को चार्ज करके रख भी देते हो और उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं करते, उसको ओपन रखा हुआ है यानी कि आइसोलेटेड रखा हुआ है, तो फिक्स है वो अपने आप डिस्चार्ज होता है। और किस कारण होता है आपको दिख भी रहा होगा, तो आपका आरसी फैक्टर आता है वो इंडिपेंडेंट डायमेंशन से, मींस आपका कोई सा भी कैपेसिटर हो वो डिस्चार्ज होगा और आप उसको यूज नहीं करते। ठीक है, एक चीज ये। अब यहाँ तक तो अपन डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे, उसको कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास छोटा सा सेगमेंट है जिसको बोलते हैं वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक। ठीक, ये आपके बोर्ड लेवल कोर्स पे तो नहीं है, पर मेंस लेवल पे और एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, और पिछले साल भी पूछा गया था डाइलेक्ट्रिक का, जो वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक को देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि इतना कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी नहीं है कि आप इसको ढंग से भाई करना ही है सोल्व। डाइलेक्ट्रिक वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं, ठीक है, पर न्यूमेरिकल्स आ रहे तो थोड़ा ध्यान से समझे, इजी होते हैं। इसका मतलब आप देखिए वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होगा, आपके पास अगर कोई भी कैपेसिटर है, ठीक है, मान लीजिए 2 प्लेट्स है आपके पास कैपेसिटर्स की। ठीक, अब इस कैपेसिटर में अगर आपने कोई डाइलेक्ट्रिक भर रखा है, और डाइलेक्ट्रिक क्या मानते थे, कांस्टेंट के मानते थे। अगर इस बार ये जो के है आपके पास ये क्या हो, वेरिएबल हो, यानी कि हो सकता है कि आपका डाइलेक्ट्रिक जो आपके कैपेसिटर है वो सीरीज में भी हो सकते हैं या पैरेलल में हो सकते हैं। तो आपका जो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये हो सकता है कि एक्स का फंक्शन हो, यानी कि जैसे जैसे आप आगे की ओर मूव करोगे, मान लीजिए पोटेंशियल लगाए आगे की ओर जा रहे हो, ठीक है, तो आपका जो के है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्स का फंक्शन हो सकता है। हो सकता है कि आपका जो वेरिएशन हो बॉटम से टॉप की ओर हो, यानी कि के एज अ फंक्शन ऑफ वाई भी हो सकता है आपके पास, अलोंग लेंथ भी चेंज हो सकता है, अलोंग हाइट भी आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो वेरी कर सकता है। ठीक, तो अगर मान लो एक्स के अलोंग हो और वाई के अलोंग हो, तो आप इस केस में कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं कि इस सर्किट का बताइए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी अगर आपको कुछ डेटा या लिमिट गिवन होंगी तो। ठीक है, तो इनको सोल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट लेते हैं अपन के एज अ फंक्शन ऑफ एक्स की बात कर लेते हैं कि एक्स के अलोंग आपका क्या हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुने कि ये जैसे आपके पास कैपेसिटर प्लेट होगी, है ना, ठीक, इसी तरीके से ये दूसरी भी होगी आपके पास, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक है। तो इस वाले सेक्शन को मैं साफ कर रहा हूँ ताकि ऊपर वाले सेक्शन से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जो प्लेट आ रही है आपके पास उनका व्यू किस तरीके से, ना इस तरह से ओरिजेंटल रखी हुई 2 प्लेट, और बीच में मान लीजिए इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक बना हुआ है। ठीक है, और ये मान लीजिए स्क्वायर प्लेट है आपके पास, स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए, ऑफ साइड ए, मान लीजिए इसकी साइड कितनी है, ए है। अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक बना हुआ है, सपोज करिए और कनेक्शन ऐसे है, तो अगर आपका डाइलेक्ट्रिक मान लीजिए के बराबर के नोट एक्स ले लेते हैं, के नोट एक्स, यानी कि जैसे जैसे आप यहाँ से इधर जाओगे आपके पास क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वेरी करेगी। अब ध्यान से सुनिए कैसे करते हैं इनको क्वेश्चन को। के एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है। अब देखिए
अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह से वेरी कर रहा है एक्स की डायरेक्शन में, तो एलिमेंट मान लेते हैं एक्स पे जाके dx का, मानिए यहाँ से एक्स पे जाके आपने dx का एक छोटा सा एलिमेंट माना, इसको यहाँ लिख देते k बराबर k नॉट x। मान लिया आपने स्ट्रिप ले ली, एलिमेंट ले लिया, जो भी है dx लेंथ की, कितने की dx लेंथ की, एक्स पे जाके dx लेंथ की क्या ले लिया आपने। अब ऐसे देखो यहाँ से अब स्ट्रिप जो मानोगे, जितनी भी स्ट्रिप्स होंगी आपके पास सारी किस कनेक्शन में होंगी, पैरेलल में होंगी। पहली स्ट्रिप है, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, हर एक के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। तो यानी कि जितनी भी स्ट्रिप्स आप लोगे वो सारी किस में होंगी, पैरेलल कनेक्शन में होगी। और पैरेलल कनेक्शन में आप जानते हो जो सी इक्विवेलेंट होता है वो होता है C1 + C2 + C3 इस टाइप का। तो एक छोटे से एलिमेंटल स्ट्रिप की बात करते हैं, इसके लिए मैं छोटा सा कैपेसिटेंस DC निकालूं, क्या वैल्यू होती है K A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, लेकिन K की वैल्यू कितनी है यहाँ पे K नॉट x, K नॉट x जो आपका कैपेसिटेंस होता है K A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। तो K की जगह कितना K नॉट x और E नॉट तो आपके पास क्या है कांस्टेंट A की बात करते हैं, लेकिन इस स्ट्रिप का एरिया लेते हैं, ये लेंथ कितनी है dx है ना। तो जो स्ट्रिप बनेगी पूरी, तो ये तो मिल गया आपको dx और इसकी स्क्वायर प्लेट है तो ये साइड कितनी हुई A की, तो इसका एरिया हो जाएगा A × dx अपॉन कितनी डिस्टेंस है d दोनों प्लेट के, तो dc की वैल्यू तो होगी ये। अब नेट निकालोगे आप, यानी कि c नेट निकालोगे, c इक्विवेलेंट निकालोगे, तो क्या करना, सिंपल इंटीग्रेशन करना है dc का, यानी कि जो आपके कैपेसिटेंस है कहां से कहां तक, 0 से लेके a तक, ठीक है ना। तो हो गया k नॉट x e a dx अपॉन d, ठीक। तो c इक्विवेलेंट या c नेट आ गया आपके पास, यहां से जो कांस्टेंट उसको बाहर ले लो, k नॉट एप्सिलॉन नॉट बाय d, अंदर बचेगा x dx, ठीक है क्या, और इनटू a, तो a भी बाहर आ गया आपके पास, ठीक है। और 0 से लेके a तक जो आपका x है वो कहां से कहां तक वेरी कर, 0 से लेके x तक। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास c इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे सेक्शन और समझने वाले आसान ही है, जो नॉर्मल प्रोसेस है उन्हीं को करते हैं अपन, बस इसमें अपन क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं एलिमेंट लेके। ध्यान रखना जब आपके पास वेरिएशन इस तरीके से, तो जो आप स्ट्रिप्स मानोगे, जितनी भी स्ट्रिप्स होंगी, यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल अप्लाई है ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट में, तो जितने भी आपके पास प्लेट्स होंगी या छोटे छोटे जो एलिमेंट होंगे सारे किस में होंगे, पैरेलल कनेक्शन में होंगे। और पैरेलल कनेक्शन में होंगे तो आपका जो सी इक्विवेलेंट है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, जितने भी आपके पास प्लेट्स बन रही है ना, उसका इंटीग्रेशन ले लो और लिमिट ले लो, ठीक। अब मान लीजिए आपका फंक्शन y का ले लेते हैं, किसका ले लेते हैं, y का, जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक है वो y डायरेक्शन में मान लीजिए इस तरह से वेरी कर रहा है। तो देखिए जैसे y की बात करते हैं, यानी कि k एज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक। तो ये आपके पास वही स्क्वायर प्लेट है ना, और उनके बीच का सेपरेशन कितना d है अपने पास। इस बार आपका जो वेरिएशन है वो k बराबर k नॉट y लेते हैं, k बराबर k नॉट y, यानी कि y का फंक्शन है आपके पास, पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाई कर रखा है आपने। तो इस बार आपका जो एलिमेंट लोगे, आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो y में वेरी कर रहा है, ठीक है क्या, इसमें कर रहा है y में वेरी कर रहा है। तो आपकी जो एलिमेंटल स्ट्रिप होगी, मान लीजिए आपने जो एलिमेंटल लिया y पे जाके dy का, यहाँ से y पे गए, y पे जाके dy का, तो जो आपका एलिमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, है ना, ठीक है क्या। इस तरीके से आपको एलिमेंट दिखेगा जिसकी थिकनेस तो कितनी है, dy है, कितनी है dy, और लेंथ कितनी होगी a के बराबर। अब जितनी भी स्ट्रिप्स आप ध्यान से देखें, यहाँ पर जो आपकी स्ट्रिप्स होंगी इस तरह से कनेक्ट होंगे अब, ठीक है। तो कंटिन्यूअस कनेक्ट है, मतलब सीरीज कनेक्शन है, यहाँ पर कौन सा कनेक्शन है, सीरीज। इसके लिए अगर मैं डीसी लिखना चाहता हूँ इस वाले छोटे से का कैपेसिटेंस, तो फॉर्मूला तो वही है k a एप्सिलॉन नॉट बाई d, तो k की वैल्यू इस बार कितनी, k नॉट y, एरिया जो लिखोगे आप क्या लिखोगे, एरिया आपके पास ये a है और ये भी कितना है, a है, इसकी थिकनेस है आपके पास dy, उससे तो कोई मतलब नहीं, आपके पास जब a लिखा जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, तो इधर भी a है और इधर भी a है, तो एरिया हो जाएगा इसका a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, जो d की वैल्यू है इस बार वो कितनी है, dy है, क्योंकि आप इस प्लेट को कंसीडर कर रहे हो तो इसकी थिकनेस कितनी है, dy, तो इस d की जगह कितना आएगा आपके पास, dy आएगा, ठीक है। तो आपका जो dc हो गया वो हो गया k नॉट a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट y अपॉन dy। लेकिन अब मान लीजिए तो एक स्ट्रिप आ गया, तो आपके पास सारी स्ट्रिप्स होंगी, जितने भी स्ट्रिप्स होंगे यहाँ पर देखोगे आप, तो कैसे कनेक्ट होंगे, सीरीज कनेक्शन होगी, और सीरीज में जो सी इक्विवेलेंट आता है वो क्या होता है, 1/c1 + 1/c2 + 1/c2 टाइप। तो यानी कि 1 आप इसका सी इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या होगा, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ या सिंपल 1/dc, ठीक है। ध्यान रखना क्योंकि पैरेलल कनेक्शन से आपके पास क्या है,
पैरेलल कनेक्शन है, तो 1/c इक्विवेलेंट इतना आ गया, तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc। तो क्या वैल्यू ऊपर जाएगी, dy ऊपर चला गया आपके पास और नीचे बच गया k नॉट a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट y। ठीक है, तो 1/c इक्विवेलेंट, ठीक, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, 1/k नॉट a स्क्वायर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dy से y और लिमिट 0 से लेके कैपिटल स्मॉल डी। तो यहाँ से 1/c इक्विवेलेंट आएगा, तो यहाँ से c इक्विवेलेंट की आप वैल्यू निकाल सकते हो। पहले 1/c इक्विवेलेंट आएगा, जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको रिवर्स कर दो तो आपका c इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वही प्रोसेस है जो अपन यूज करें सीरीज पैरेलल का, बस इसमें आपको थोड़ी सी जो वेरिएशन है वो क्या दे रखी है, x के टर्म में भी हो सकती है और y के टर्म में भी हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखें इस तरह से न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक, और लास्ट ईयर जो आया था क्वेश्चन आपके पास वो x में भी वेरिएशन था और y में भी वेरिएशन था, यानी कि दोनों में वेरिएशंस थे। ठीक है, हालांकि ज्यादातर एडवांस में पूछे जाते हैं जो आपके पास वेरिएशंस के होते हैं डायरेक्ट्रिक के कि x में वेरिएशन और y में वेरिएशंस के लिए, पर जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन था वो तो मेंस के अंदर ही पूछा इन्होंने, और जो वेरिएशन दिए वो भी दोनों एक साथ दे दिए, यानी कि जो आपका डायरेक्ट्रिक है वो x में भी वेरी कर रहा है और y में वेरी कर रहा है। या ऐसे बोल दीजिए कि दो डायलेक्ट्रिक दे रखे थे और दोनों का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है वो सेपरेट दे रखा था। समझना ध्यान से, है ना। मान लीजिए इस तरह से आपके पास कैपेसिटर प्लेट्स है दो, ठीक है, वही कनेक्शन है ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक से अलग डायलेक्ट्रिक है, सपोज करिए ये K1 डायलेक्ट्रिक और ये K2 डायलेक्ट्रिक, इस तरह से, यानी कि इसमें अलग डायलेक्ट्रिक दे रखा था, इसमें अलग डायलेक्ट्रिक दे रखा था आपके पास। अब ये तो हो गया आपके पास लेंथ है a माइनस स्क्वायर ऑफ साइड a जो भी है, और ये सेपरेशन हो गया d का, है ना। अब आपको इसके लिए c इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना था, तो c इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो इधर अगर आप x पे जाके dx का एलिमेंट लोगे, x पे जाके dx का एलिमेंट लोगे या y पे जाके dy का एलिमेंट लोगे, तो आपको दो कैपेसिटर्स मिलेंगे अलग, इसको अलग कैपेसिटर कंसीडर कर लो, इसको अलग कैपेसिटर कंसीडर कर लो। अगर आप x में जाके dx का एलिमेंट लेते हो, जो आपका एलिमेंट है वो आपको ऐसा दिखाई देगा, है ना, ये आपके पास, ठीक, और ये नीचे वाला ये, तो यहाँ से यहाँ तक तो और यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या हो, दो कैपेसिटर बन गए, एक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K1 और एक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K2। ठीक, तो ये अपने लिए x पे जाके dx, आप चाहे तो क्या कर सकते हो y पे जाके dy का भी लोगे तब भी आपको दो कैपेसिटर मिलेंगे, पर उसमें क्या होता है सीरीज के फॉर्मूले यूज होते हैं इसलिए अपन, ठीक है, उसको आप उससे भी कर सकते हैं सॉल्व। अब देखो इस वाले के लिए अपने को डायलेक्ट्रिक यानी कि c इक्विवेलेंट निकालना है, नीचे वाले के लिए सपोज करिए इसको dc2 बोल देते हैं, और इस वाले के लिए भी जो आपके पास स्ट्रिप है इसके लिए कैपेसिटेंस निकालना है, सपोज करिए dc1। तो dc1 की वैल्यू बात करूं तो क्या होगा, k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, k a एप्सिलॉन अपॉन d। तो k की वैल्यू कितनी है इसके लिए, k1 है ना, और a की वैल्यू क्या होगी अगर स्क्वायर है, ठीक, तो उधर आपके पास जो स्ट्रिप है मान लीजिए dx लेंथ कितनी की है dx, तो इसका जो एरिया आ जाएगा a इंटू dx। ठीक है, स्ट्रिप का एरिया कितना आ जाएगा, स्क्वायर प्लेट है, उसी तरीके से आपके पास a इंटू dx अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। अब देखिए d निकालना है, तो सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक जो आपके पास जो हाइट है इसको y मान लो, तो ये कितनी बचेगी d माइनस वाई, कितनी बचेगी d माइनस वाई। तो इस वाले के लिए लिख रहे हो अपन ऊपर वाले के लिए, तो ये बच गया d माइनस वाई। अब इसमें देखिए डिफरेंशिएशन जो किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में, या जो चेंज है x के और नीचे क्या है y, तो अपने को y और x इनको भी क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, dc2 की बात करते हैं, तो dc2 k2, इसका जो एरिया लिखा जाएगा वो भी क्या होगा a इंटू dx, a इंटू dx, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट अपॉन इसके लिए y लेंथ कितनी है y है। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये होगी और एक इक्वेशन आपके पास ये होगी। अब आपका काम है कि यहाँ पर भी देखो वेरिएबल x और y के टर्म में, यहाँ पे x और y, तो y और x का रिलेशन चाहिए आपको, तो y और x का रिलेशन चाहिए, तो y और x का रिलेशन देखिए इस वाले आइडेंटिटी से लेते हैं, ये एकदम परफेक्ट है आपके पास। तो ट्राइंगल या फिर बोलते सिमेट्रिक ट्राइंगल का रूल लगाएं, अगर मैं सिमेट्रिक ट्राइंगल का रूल लगाता हूं तो आपके पास क्या होगा, टोटल कितना है d, टोटल कितना है, ये d है और ये a है, तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल, या डायरेक्टली लिख दीजिए क्योंकि आपको तो न्यूमेरिकली सोल्व करना है। तो मान लीजिए d दे रखा है a दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे d बाई a, और मान लीजिए ये है आपके पास y और इधर कितना है x। ठीक है क्या, तो यहाँ से जो y की वैल्यू है x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि dx चल रहा है आपके पास, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास
डी सॉरी एक्स डी बाई ए, कितनी हो जाएगी एक्स डी बाई ए। तो ये हो गया आपके पास k1 a dx एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस वाई। y की वैल्यू कितनी है आपके पास x d अपॉन a, x d अपॉन a। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या जाएगा k1 a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट dx अपॉन d कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा a माइनस x। ठीक है क्या? उसी तरह से इसको सोल्व करोगे, आप वैल्यूज पुट करोगे तो हो जाएगा k2 a स्क्वायर dx एप्सिलॉन नॉट y की वैल्यू कितनी है आपके पास x d। ठीक है, a ऊपर गया तो a स्क्वायर। अब आपके पास dc1 और dc2 आ गया। ठीक है क्या? तो अब ये dc1 dc यानी कि अब ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों आपस में किस में सीरीज में, तो आपका जो 1/c इक्विवेलेंट आएगा यानी कि भी स्मॉल आएगा, यानी कि 1/dc इक्विवेलेंट की बात करते हैं। 1/dc इक्विवेलेंट की बात होगी तो 1/dc1 प्लस 1/dc2 वैल्यूज पुट करिए यहाँ पर। ठीक है, dc1 dc2 की वैल्यू पुट कर दी। अब आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास जो लिमिट हो जाएगी किसकी टर्म में, चला x की टर्म में, तो 0 से लेके x तक, 0 से लेके x तक। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे आप तो 1/dc इक्विवेलेंट आ गया। इसको यहाँ लिख देते हैं, साइड में डायरेक्शन कितना होगा। ठीक है, इस वाले को इधर रब कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ना, यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो 1/dc इक्विवेलेंट हो गया आपके पास 1/dc1। dc1 की वैल्यू कितनी है, तो ये हो गया आपके पास डी ए माइनस एक्स। ठीक है ना, और अपॉन k1 a स्क्वायर। ठीक है क्या, d माइनस एक्स, सॉरी k1 a स्क्वायर e नॉट dx। ठीक है, 1/dc1 आएगा अपने पास 1/dc1 प्लस 1/dc2। अब आपको जो dx दिख रहा है वो नीचे की ओर दिख रहा है, तो आपका जो dc इक्विवेलेंट होगा वो क्या आएगा, जो लास्ट में आप सोल्व करोगे जो भी वैल्यू आएगी तो 1 जो भी आपके पास c1 c2 है, यानी कि इस रिलेशन को यहाँ ना लिख कैसे लिखे आप कि आप ये तो जानते हो 1/dc इक्विवेलेंट आएगा 1/dc1 प्लस dc2। तो आपके पास जो dc इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1/dc1। ठीक है, 1/dc1 प्लस 1/dc2। ठीक, अब आप रखोगे तो आपका dx किधर आएगा, ऊपर वाले टर्म में चला जाएगा। ठीक है ना, dx किधर जाएगा ऊपर। तो आप जब इसका क्या नेट सॉल्यूशन करोगे तो c इक्विवेलेंट जो आएगा आपको करना क्या, इसका इंटीग्रेशन करना है 1/dc इक्विवेलेंट का। ठीक है, लिमिट रहेगी 0 से लेके x तक। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास एक रिजल्ट आएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना। उसमें जो न्यूमेरिकल आया था उसमें आपको वैल्यूज गिवन थी, तो आपका dc1 और dc2 डायरेक्टली निकल गया था। और dc1 dc2 निकलने के बाद अगर आप कैलकुलेशंस करोगे तो ये कैलकुलेशंस आपके लिए क्या होंगे, आसान होंगी, है ना। और नहीं, अगर यहाँ से करना चाहते हो तो आपको पूरी वैल्यूज पुट करनी होगी। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कितना है, इसमें भी आपको कुछ कांस्टेंट दिख रहा होगा, एक तो ये है और एक ये है। तो k1 a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और dx ये कॉमन दिख रहा है ना। तो इसको तो मैं बाहर लेता, सपोज करिए k तो नहीं आएगा, a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट dx अपॉन d। ये आपको क्या दोनों में दिख रहा है, इस वाले टर्म में भी दिख रहा है, जो इसकी वैल्यू आई थी अपन ने वैल्यू पुट करने के बाद इसमें भी अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बच गया आपके पास 1/dc1 तो ये तो dc1 है आपके पास, तो 1/dc1 लिखना है, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर देखो दोबारा, इसको इधर साफ कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ना, इक्वेशन लेंथ है, देखिए ध्यान से देखिए। तो 1/dc इक्विवेलेंट आ गया आपके पास 1/dc1। तो 1/dc1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, k1 a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट dx अपॉन d a माइनस x प्लस 1/dc2 कितना आपके पास, ये रहा k2 a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट dx अपॉन dx। ठीक है क्या, ये हो गया आपके पास 1/c इक्विवेलेंट। तो मैंने क्या कहा था, जब आप c इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये टर्म्स किधर जाएंगे, ऊपर की ओर। तो यहाँ से अगर मान लीजिए मैं अपन dc इक्विवेलेंट में से यहाँ से जो कॉमन दिख रहा है उसको देख लेते हैं एक बार। तो आपके पास जो कॉमन टर्म दिख रही है a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट dx अपॉन d।
ठीक है, यहाँ बच गया आपके पास K1, ठीक, और अपॉन A माइनस एक्स प्लस, ठीक है, ये तो हो गया अपने पास, ठीक है, ये तो टोटल कॉमन आ गया, तो यहाँ जो आपके पास वैल्यू बचेगी इस तरीके से, ठीक है ना, दोनों में इसको प्लस 1 अपॉन K2 अपॉन x, ये वैल्यू बच गई, ठीक है क्या। अब आप जो इक्विवेलेंट निकालोगे, ठीक है ना, तो 1 अपॉन इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। 1 अपॉन डी सी इक्विवेलेंट हो गया आपके पास, डी ऊपर चला जाएगा, है ना, ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डी एक्स अपॉन में चल रहा है आपके पास एलसीएम आएगा इसका a माइनस एक्स, ठीक, a माइनस एक्स, तो ये जगह K1, ठीक, x, या एलसीएम ले लिया आपने a माइनस एक्स इंटू एक्स, तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा K1x, ठीक, अपॉन, एक मिनट सॉरी, तो ये आपके पास इक्वेशन है 1 अपॉन दिस। इसको यहाँ से रिवर्स कर लेते हैं या डायरेक्ट ही, या फिर एलसीएम लेने का, तो कितना बचेगा, एलसीएम आएगा इसका K1 a माइनस एक्स इंटू K2x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो K2x प्लस K1 a माइनस एक्स, ठीक है क्या, ये हो गया आपके पास 1 अपॉन डी सी। अब और आगे सोल्व करें इसको, तो आपके पास आ गया ये 1 अपॉन डी सी इक्विवेलेंट आ गया, या अब डायरेक्ट लिखते हैं डी सी इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो डी सी इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास, तो ये वैल्यूज रिवर्स करोगे तो ऊपर आएगा आपके पास ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डी एक्स अपॉन डी, और ये वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, एलसीएम लेके आप ऊपर जाएगा तो बचेगा K1 a माइनस एक्स इंटू K2x, ठीक है, अपॉन में K2x प्लस K1 a माइनस एक्स, ठीक है, इस तरह से इक्वेशन बन गई आपके पास। तो dx की तरह आगे ऊपर की ओर आ गया आपके पास। अब अगर डेटा दे रखा है तो आप इसका जो सी इक्विवेलेंट निकालोगे या सी रेट निकालो इंटीग्रेशन dc, और लिमिट 0 से लेके a तक, ठीक है ना। तो अगर आपको डेटा दे रखा है तो आपकी इक्वेशन छोटी बनेगी, है ना, ये सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे आपके पास। आपका खूब काम था कि अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो dx ऊपर आना चाहिए। तो कौन से कंसेप्ट से आएगा कि भाई आपके पास जो सी इक्विवेलेंट है और सीरीज दोनों सीरीज में थे तो 1 अपॉन सी आता है, तो आपके पास जो सी की वैल्यू जो आपने पुट की और लास्ट में जाके जो सी इक्विवेलेंट निकालोगे तो वहां से 1 अपॉन डी सी इक्विवेलेंट का अपन ने डी सी इक्विवेलेंट निकाला तो आपका dx ऊपर पहुंच गया। अब आप इंटीग्रेशन इजी तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक के, है ना। इसमें एक और टॉपिक है जिसको बोला जाता है फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। देखिए एक तो फोर्स अपने निकाल दी किसके, तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट है तो उसके बीच में प्लेटों के बीच में भी फोर्स आता है, और उस फोर्स के साथ अगर आप फोर्स निकाल लेते हो तो उस फोर्स के साथ जो कैलकुलेशंस आते हैं, आप फिर बोल सकते हो आप जो मैकेनिक्स है आपके पास 1 या फिजिक्स 1 11th की जो फिजिक्स है या मैकेनिक्स बोल दीजिए, अगर आपके पास फोर्स आ गया तो फोर्स आ गया तो क्या होगा, आपको एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है, टाइम भी पूछ सकता है। यानी कि जो क्वेश्चंस बनते हैं फोर्स के, इंपॉर्टेंट सेक्शन है फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स। लेकिन एक तो आता है अपने पास क्या, जब कोई डाइलेक्ट्रिक, तो इस बार जो डाइलेक्ट्रिक हो तब भी क्या होता है, कोई ना कोई फोर्स जनरेट होगा, उस फोर्स की वैल्यू निकालनी है। और अगर अपने पास फोर्स आ गया तो जो मैकेनिक्स 1 है यानी कि वहां से मिलकर और कैपेसिटर के मिलकर कंबाइंड न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और वहां पर न्यूमेरिकली सोल्व करेंगे फोर्स के साथ, क्योंकि अच्छा टॉपिक है और वहां पर इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो आपको उसके साथ ही ज्यादा समझेंगे, ठीक है क्या। और ये जो आपने लास्ट में 3 डेरिवेशंस किए हैं, जिसमें पहला और दूसरा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो थर्ड है डाइलेक्ट्रिक वेरिएबल, तो आपको इसमें अगर डेटा दे रखा है तो आप इसको इसी तरीके से सोल्व कर सकते हो। अगर नहीं दे रखा तो ये प्रोसेस है आपके पास पूरा। अब आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है और जो लिमिट है 0 से लेके a तक पुट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल अपना कोर्स होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में और विद डाइलेक्ट्रिक, यानी कि डाइलेक्ट्रिक रखा है और कैपेसिटर के मैकेनिक्स के साथ कैसे मिलकर क्वेश्चन आते हैं ये कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।